हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम अपना जो चैप्टर नंबर 17 है दैट इज विद रिगार्ड्स टू सर्विस सेक्टर, हम आज उस सेशन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना, हमने बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पढ़ा। हमने सबसे पहले इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स समझे, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने इंडस्ट्रीज के बारे में समझा, हमने मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंड किया। एंड आज हम उसके आगे जाकर हम अपनी जो सर्विस सेक्टर है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई एम प्रेटी श्योर कि आपको इनके बीच में अंतर तो पता लग ही गया होगा, क्योंकि वो तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया। इनफैक्ट काफी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। अब दोस्तों, सर्विस सेक्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। नंबर्स वगैरह मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा आपका करंट अफेयर्स वाला ज्यादा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी के पीवाई क्यूज उठाओ, चाहे आप उसमें नोटिस कर लो मेंस या प्रीलिम्स, आप रियलाइज करोगे कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं पेपर के अंदर। हाँ, क्वेश्चन तब आएंगे जब कहीं ना कहीं वो सेक्टर लेट से न्यूज में होगा, कुछ करंट अफेयर उसके रिगार्डिंग हो रहे होंगे। तो हम थोड़ा उन्हीं सेक्टर्स को फोकस करने की कोशिश करेंगे जो अभी न्यूज में हैं, थोड़ा जो कहीं ना कहीं रहते हैं। तो मेरी आपको एडवाइस यहाँ पे ये रहेगी कि इसका जो बेसिक पोर्शन था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, ये सेक्टर क्या है, वो सेक्टर क्या है, वो तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, वो तो स्टैटिक हमारा हो चुका है। बाकी चीजें आपको थोड़ा करंट अफेयर के स्पेसिफिक आपको ज्यादा पढ़ना होगा। कुछ भी न्यूज में आता है, कोई सेक्टर आता है, तो डेफिनेटली जैसे प्रीलिम बूस्टर हो गया या और आप जहां से भी पढ़ते हो उसके माध्यम से आप उसका कवरेज कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हमें पढ़ने हैं। बट बिफोर दैट, आप सब लोग जानते होंगे हमारी टीम की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट बैचेस लॉन्च किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको संकल्प देखने को मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। उसी तरह से जो टाइटन बैच है दैट इज इन इंग्लिश, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप 2026 के लिए अपनी प्रेपरेशन करना चाह रहे हो। अगर 2025 के आप कैंडिडेट हो तो वहां पर हमारी टीम की तरफ से जो प्रहार बैच है वो ऑफर किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमारी टीम आपको सृजन प्रोग्राम भी ऑफर करती है, दैट इज प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके साथ साथ हमारी टीम अराउंड 8 to 9 ऑप्शनल ऑफर करती हैं, तो उन ऑप्शनल की तैयारी करने के लिए आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्टली, अगर आप यूपीएससी की तैयारी 2+1 मेथड के अंदर करना चाहते हो, जहां पर हर पर्टिकुलर यहाँ पे बेस बनाते हुए आपके हर पर्टिकुलर अपने जो अलग अलग सेमेस्टर होते हैं उनके माध्यम से तैयारी करना चाहते हो, तो हमारी टीम की तरफ से यहाँ पे प्रारंभ बैच है। स्पेशली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जो कहीं ना कहीं अभी कॉलेज में अंदर है। राइट, तो इन सभी बैचेस के जो लिंक्स होंगे मैं नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहां पर आप जाके उन लिंक्स पे क्लिक करके आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। दोस्तों, एक जो सेक्टर हमेशा न्यूज में आता है ना, वो हमारा है टूरिज्म का सेक्टर। ये एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ नई पॉलिसीज बनाई हो, दैट कुड बी वन रीजन इसके न्यूज में आने का। या फिर आप नोटिस करते हो कि कैसे कोविड-19 पेंडेमिक हमें देखने को मिला। राइट, एंड कोविड-19 पेंडेमिक ने, जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था तो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि कोविड-19 पेंडेमिक का जो बड़ा इंपैक्ट था ना, वो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स के अंदर था। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे सेक्टर्स जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव है। ठीक है, उनमें से एक सेक्टर कौन सा है? उनमें से एक सेक्टर हमें टूरिज्म देखने को मिल जाएगा। तो टूरिज्म के अंदर काफी बड़े लेवल के ऊपर इश्यूज फेस हुए जब कोविड-19 पेंडेमिक था, क्योंकि लोग ट्रैवल कम कर रहे थे, लोगों को डर था कि हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, रेलवेज के अंदर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे हमें खतरा हो सकता है कोविड-19 पेंडेमिक होने का। तो इस वजह से काफी बड़ा इंपैक्ट आया इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर। तो थोड़ा सा हमें इस सेक्टर के बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ ना टूरिज्म सेक्टर की, तो कुछ एक डेटा आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। आप नोटिस कर पाओगे इस डेटा को। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो टूरिज्म सेक्टर है ना, देखो जब भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं ना, आपको डेटा देना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रीजन बीइंग कि अगर आप ये लिखोगे कि टूरिज्म बहुत बेनिफिशियल है, हाँ सबको पता है, बट कहीं ना कहीं जब आप उसको सब्सटेंशिएट कर दोगे कितनी जॉब्स है, जीडीपी के अंदर इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आपके जो पॉइंट था उसको एक तरह से एक इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेटा जरूर इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडियन टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो लगभग ये 76 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करता है। देखो इसमें ना दोनों तरह की जॉब्स इंक्लूडेड है।
एक तो है आपकी डायरेक्ट जॉब्स और दूसरी है यहाँ पर आपकी इनडायरेक्ट जॉब्स। क्या है? डायरेक्ट जॉब्स भी इसके अंदर आ जाती हैं और साथ साथ इसमें आ जाती हैं आपकी इनडायरेक्ट जॉब्स। दोनों तरह की जॉब्स यहाँ पे इसके माध्यम से जनरेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर कुछ टूरिज्म का कुछ काम हुआ, राइट, तो एक तो जो उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर गाइड्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, वहां पर कहीं ना कहीं जो टूरिज्म की वजह से आसपास जो लोग होंगे उनको बेनिफिट होगा, उनको नौकरियां मिलेगी वहां पे। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे इससे और बहुत सारी जॉब्स बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर सड़कें बन जाएंगी, सड़कें बनने की वजह से कहीं ना कहीं और डेवलपमेंट होगा, वहां होटल्स होंगे, वहां रेस्टोरेंट बनेंगे, वहां ऑटो चालक होंगे, वहां ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो लगभग 76 मिलियन जॉब्स यहाँ पे क्रिएट करेंगी 2023-24 के अंदर, राइट। अगर हम बात करें ना इससे पिछले साल की, तो ये नंबर लगभग 70 मिलियन था इन 2022-23। तो क्लियरली ये दिखाता है कि डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही हैं। एंड बात करें दोस्तों टूरिज्म सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन, तो आप नोटिस कर पाओगे भारत की जीडीपी के अंदर ये 9% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक और हमें बड़ा एक नंबर देखने को मिल जाएगा हमारी जीडीपी के अंदर भी। इसके अलावा ना एक WTTC है, वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म काउंसिल, सॉरी वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल काउंसिल। इसके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग टूरिज्म सेक्टर ने 21 ट्रिलियन रुपीस कंट्रीब्यूट किए हैं 2024 के अंदर। एंड इवन अगर हम बात करें ना फॉरेन एक्सचेंज की, तो आप नोटिस कर पाओगे कि 2023 के अंदर जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज था, जो फॉरेक्स हमारे पास आया, वो लगभग कितना था? 2.3 लाख करोड़ रुपीस। अगर आप इसको बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो ये नंबर कहीं ना कहीं 30 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास आता है। अब अंडरस्टैंड करोगे 30 बिलियन यूएस डॉलर्स, ये नंबर अपने आप में काफी बड़ा है। ये नंबर अपने आप एक बहुत बड़ा नंबर होता है 30 बिलियन यूएस डॉलर्स, क्योंकि इतने सारे फॉरेन टूरिस्ट भारत में आएंगे, कहीं ना कहीं वो पैसा खर्च करेंगे, डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, जब कोविड-19 पैंडेमिक आया ना, तो ये नंबर काफी गिर गया था, लगभग 6 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया था। तो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि अगर टूरिज्म सेक्टर अच्छा नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं 24-25 बिलियन डॉलर का आसपास हमें फॉरेक्स नहीं मिल पाता, राइट, जैसे कोविड-19 के समय था। पर अब बेहतर हुआ है, काफी बेहतर हुआ है, 30 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास हम यहां पर पहुंच गए हैं। डेफिनेटली देखो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मैं बताऊंगा भी क्यों इसका पोटेंशियल ज्यादा है, आई टेल यू ऑल्सो। बट आप एक चीज अंडरस्टैंड करो कि पोटेंशियल ज्यादा होने का कारण क्या है, वाई द पोटेंशियल इज वेरी हाई। देखो यहां पर ना आप थोड़ा सा लिंकेज अपना समझो इसका ज्योग्राफी के साथ भी। इंडिया एक क्या है, मतलब हम बात करते हैं पूरे पूरे सब कॉन्टिनेंट की। सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएंगी। कैसी डाइवर्सिटी? यहाँ पर हिल्स भी हैं, मतलब माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, डेजर्ट्स हैं, हर तरह का आपको इन्वायरमेंट, वेदर आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे पास फॉरेस्ट भी हैं। तो पोटेंशियल है या नहीं है? बिल्कुल। इतनी डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है? बीचेस भी हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। एट द सेम टाइम आप ये बात नोटिस करिए कि भारत के पास आज के समय लगभग आई थिंक 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अभी रिसेंटली जो था असम को जो चिराइदियोम मोईदाम था, उसको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। उससे पहले आपका धोलावीरा हो गया और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मिला है ना। शांति निकेतन को मिला था, आपके जो होयसाला टेम्पल्स थे उनको मिला था, दूसरे धोलावीरा को मिला था, है ना। उससे पहले आपका और डिफरेंट डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं उनको मिला है। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। और आप अंडरस्टैंड करो कि इस चीज़ का क्या है, इस चीज़ का मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट समझते हो? लेट्स से अगर मैं ये बात बोलूं कि आप ना एक जगह पे, अब इसको एग्जांपल से समझना। मान लो एक गांव था छोटा सा, ठीक है। अब उस गांव में कोई भी एक मंदिर बन गया जिसकी मान लो बहुत ज़्यादा मान्यता है। अब उस मंदिर बनने का क्या फायदा हुआ? पहली बात, वहां पर डेफिनेटली आप नोटिस करना, वहां पर अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, बस अड्डा बन जाएगा, अच्छी सड़कें बन जाएंगी, अच्छा रेलवे हो सकता है, आपका स्टेशन बन जाए वहां पे। अगर बहुत बड़ा कोई चीज़ हुआ तो हो सकता है एयरपोर्ट भी बन जाए। वहां पर होटल खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी, वहां पर अच्छे स्कूल्स बन जाएंगे, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यानी कि ना अगर आप एक जगह पे टूरिज्म प्रमोट करते हो, इसका बेनिफिट सिर्फ टूरिज्म को ही नहीं, बाकी और ढेरों सेक्टर्स को बनेगा। क्योंकि देखो यार, जहां पे सड़कें बनने लगी टूरिज्म की वजह से,
वहां पर तो पता नहीं स्टील इंडस्ट्री भी काम करेगी और हजारों इंडस्ट्रीज यहाँ पे इस तरह से काम करेगी। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टूरिज्म बढ़ाने का मतलब बहुत सारे और सेक्टर्स को बेनिफिट करना हो जाता है। तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि टूरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टूरिज्म का इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ पे आपको समझा दी। इंपॉर्टेंस में हमने डेटा को थोड़ा समझा, पर इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पहला पॉइंट आप अंडरस्टैंड करना, पहला पॉइंट बात कर रहा है नेशनल इंटीग्रेशन की। आप लोग मीनिंग जानते हो नेशनल इंटीग्रेशन का? मैं समझाता हूँ। गांधी जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ये बात मैंने नहीं कही है, गांधी जी ने बात कही है। गांधी जी ने बात कही थी रेलवेज के बारे में। यार रेलवेज ना एक सबसे इंपॉर्टेंट काम पता क्या किया? हालांकि रेलवेज के कुछ इश्यूज भी थे उस समय के ऊपर, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। पर एक इंपॉर्टेंट काम रेलवेज ने प्री इंडिपेंडेंस पता क्या किया? वो था देश को जोड़ने का। क्यों? रेलवे से पहले ना भारत लोग मतलब उतना आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते थे, हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेम था। बट आप नोटिस कर पाओगे जब रेलवेज आई उससे कहीं ना कहीं पंजाब वाला बंदा वेस्ट बंगाल जाने लग गया, वेस्ट बंगाल वाला बंदा नीचे जाना लग गया मद्रास की तरफ। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ ट्रैवलिंग थोड़ी आसान होगी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को समझने लगे कि हाँ यार, ये ब्रिटिशर्स ना हम सब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम लोग तो एक जैसे ही हैं, मतलब ठीक है हमारी देखने में हमारी शक्ल सूरत अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, बट कहीं ना कहीं वो जो एक्सप्लॉइटेशन हो कर रहे थे ब्रिटिशर्स वो सिमिलर था। तो वहां से भी हमें एक नेशन की फीलिंग आई, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके रेलवेज ने लोगों के अंदर कनेक्ट पहुंचाया। आज के समय के ऊपर हम टूरिज्म अगर हम बात करते हैं तो भाई मैं जाता हूँ ना, मैं कभी चेन्नई जाता हूँ, कभी मैं नागालैंड जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं देश को जोड़ता है ये चीज़। अदरवाइज अगर हम वहां पे जा ही नहीं पा रहे या जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो काफी फिर लगता है कि यार क्या हम एक ही नेशन है ना? कई लोगों के ऐसे दिमाग में सवाल आ सकता है। तो नेशन को कनेक्ट करने के अंदर ना हमारी टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोटिस करना, यहाँ पे बात हुई है बैलेंस रीजनल ग्रोथ की। मैं आपको बोल रहा था कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी गांव के अंदर कुछ मंदिर मिल जाए या गांव के अंदर कुछ और बड़े चीज हो जाए। जैसे इवन अगर हम बात करें ना, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आपके बड़े बड़े शहरों में नहीं है, वो बड़े शहरों के बाहर जाके हैं। ठीक है, बहुत सारी केव्स ऐसी हो सकती हैं जो दिल्ली मुंबई जैसे स्टेट सिटीज के अंदर नहीं, उनसे बाहर जाके होती हैं कई बार। अगर मान लो किसी जगह पे कोई पुरानी केव मिल गई या कुछ ऐसा कुछ हो गया, कोई वहां पे कुछ टूरिज्म का कुछ स्पॉट बन गया, तो भाई लोग वहां पर भी आएंगे। तो नोटिस कर पा रहे हो कि शहर में तो चलो ठीक है, शहर के बाहर अगर कहीं पे टूरिज्म प्रमोट होता है, तो भाई वो जो गांव है, जो एरिया है उसके आसपास का, उसका भी बहुत तेजी से विकास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर वहां पे उसका विकास करते हैं। तो बैलेंस्ड रीजन ग्रोथ हो जाएगी, उस एरिया की भी अच्छे से ग्रोथ होगी। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे सॉफ्ट पावर का बहुत अच्छा एक एग्जांपल हो जाता है टूरिज्म। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप अंडरस्टैंड करना, अब नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बुद्धिज्म है यहाँ पे अच्छा खासा। श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म है, भारत के अंदर बुद्धिज्म की बहुत सारी प्लेसेस हैं। तो सॉफ्ट पावर के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। बहुत सारे लोग अलग अलग एरिया से विजिट करने आते हैं। कोई हिंदुज्म की कोई प्लेसेस कोई विजिट करना चाहे तो वो भारत में आता है या हम उधर जाते हैं। तो टूरिज्म किसी कंट्री के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सॉफ्ट पावर का काम भी यहाँ पे कर देता है, क्योंकि हर पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्लेसेस लिंक्ड होती हैं। एंड ये प्लेसेस जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर का काम भी कर देती हैं, उनकी टीचिंग्स को और आगे लेके जाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, अपनी पॉलिटी पढ़ी है। पॉलिटी के अंदर जब हम बात करते हैं ना पार्ट 4 की, पार्ट 4 है डीपीएसपीस। डीपीएसपी के अंदर आपको आर्टिकल 49 देखने को मिल जाएगा। ये बात करता है कि स्टेट की ड्यूटी होगी कल्चर को और हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो अगर हम ट्रैवल टूरिज्म सस्टेनेबल लेकर आ रहे हैं, उसके माध्यम से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी एक तरह से फुलफिल होती है। बाकी देखो भारत को फायदा क्या है, भारत की बहुत लंबी हिस्ट्री है। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स की बात करते हैं, मैंने अभी आपको धोलावीरा की बात करी, राखी गढ़ी है हमारे पास मोहनजोदारो चलो ठीक है, दैट अ सेपरेट थिंग, बट अदरवाइज और बहुत सारी साइट्स हैं। लोथल की बात हम करते हैं, मैरीटाइम हेरिटेज की बात करते हैं। और ये तो इंडस वैली की बात थी, क्या उसके बाद कुछ नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ। वैदिक एज हम पता है, राइट। और आते रहो मौर्यन एज की तरफ आते रहो, गुप्ता पीरियड हो गया, बहुत सारे हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, मुगल टाइम के ऊपर काफी सारे हमें आर्किटेक्चर्स बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो हमारी जो लंबी हिस्ट्री है वो भी हमें एक एडवांटेज प्रोवाइड करती है कि डेफिनेटली देश भर के अंदर हमारे पास अलग अलग एरियाज में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। ये तो बात करी अलग अलग एरियाज की, काफ़ी जगह ना कुछ रीजनल किंगडम्स भी थे, उन रीजनल किंगडम्स ने भी बहुत डेवलपमेंट करी, तो वो भी फायदा होता है। बाकी भारत के अंदर एक और टाइप ऑफ टूरिज्म हमें मेडिकल टूरिज्म भी देखने को मिल जाएगा। कैसा मेडिकल टूरिज्म?
मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि आप लोग नोटिस करते हो कई बार जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो इलाज बाहर कराना चाहता है देश से बाहर, कोई मान लो फॉरेनर है, उसको लगता है कि यार अगर अपनी कंट्री में कराऊंगा, फॉरेनर सोच रहा है कि XYZ कंट्री में कराऊंगा तो वहाँ बहुत महंगा होगा, पर भारत के अंदर अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और भारत के अंदर इलाज भी सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो बहुत सारे लोग अपना इलाज करवाने भारत आते हैं। तो मेडिकल टूरिज्म के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छा है। बाकी मैंने बताया जैसे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, हिस्ट्री की भी डाइवर्सिटी है, आपकी ज्योग्राफी की भी डाइवर्सिटी है। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का होना भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस तो है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, कोई इससे मना नहीं कर सकता कि फ़ायदा नहीं है। पर अगर हम बात करें ना तो टूरिज्म के साथ लिंक्ड बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं और ये बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही लॉजिकल है। मैं आपको एक-एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पहला पॉइंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखो यार, टेक्निकली हमारी सरकार काम कर रही है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा इस बात के ऊपर। पर अभी भी यार बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पहुँचना ही अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। किसी जगह पे हो सकता है सड़कें अच्छी नहीं हैं, सड़कों में खड्डे होते हैं, ये एक समस्या हो जाती है। या फिर लेट्स से ना कोई प्लेस काफ़ी पॉपुलर है, पर उस पॉपुलर प्लेस तक पहुँचने के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी कई बार नहीं होती। यार मान लो जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मुझे जाना है मान लो नागालैंड के अंदर कोई प्लेसेस को विज़िट करना है। तो आई डोंट नो, मतलब मुझे लगेगा कि यार नियरेस्ट आपका फ्लाइट कौन-सी है? मतलब नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन-सा है? तो अगर नियरेस्ट एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर होगा नागालैंड, मतलब कोई भी ऐसे XYZ स्टेट की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो टूरिस्ट सोचेगा यार जाऊँ, ना जाऊँ, जाऊँ, ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ से एक बार मैंने फ्लाइट ली, फिर वहाँ से आगे कोई पतला-सा रास्ता होगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होना एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। बाकी हेल्थ एंड हाइजीन भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, राइट? उसको भी थोड़ा बेहतर होगा तभी हम ये काम कर पाएँगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में ना अगर ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, रोड्स अच्छी होंगी, रेलवेज़ अच्छी होंगी, एयरपोर्ट अच्छा होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी एंड अफोर्डेबल कॉस्ट में होगी, तो उससे टूरिज़्म प्रमोट होगा, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी। इसके अलावा एक चीज़ आती है, वो है आपकी लॉ एंड ऑर्डर की। देखो यार, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि फिर से वही बात, सरकार काम कर रही है। सरकार की कोशिश है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, दे आर ट्राइंग कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। पुलिस जो है, स्टेट पुलिस की बात करें खासकर, तो उनकी कोशिश रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे। पर कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, कुछ एक ऐसे केसेस हो जाते हैं जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होते हैं। अब मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद छत्तीसगढ़ में एक कपल आया था, मतलब वो कई एरियाज़ में घूम रहे थे। तो छत्तीसगढ़ है या झारखंड है, आई एम वेरी सॉरी, मैं एग्ज़ैक्ट नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा उस स्टेट का। दोनों में से एक कोई स्टेट था एंड वहाँ पर उस पर्टिकुलर कपल के साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। कुछ लोगों ने मतलब रेप किया उस पर्टिकुलर महिला का। जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर की एक कमी को दर्शाता है, वो वुमेन सेफ्टी का एंगल दिख जाता है वहाँ से, कि वुमेन सेफ्टी एक कंसर्न है। और अगर ऐसा कोई केस सामने आता है, इससे फिर हमारी कंट्री की जो रेपुटेशन है वो पूरी दुनिया में खराब होती है। आप जानते हो ये बात। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कभी ऐसा कोई बड़ा केस आए, उस केस में पता क्या होता है? जो दूसरे देश की गवर्नमेंट्स हैं, वो सरकारें हैं, वो अपने लोगों को एडवाइज़री इश्यू कर देती हैं। जैसे कभी कई बार होता है ना, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि यार अच्छा इस देश में मत जाओ, इस देश में सिविल वॉर चल रही है, इस देश में कुछ क्राइसिस चल रहा है। हम ऐसी एडवाइज़री इश्यू कर देते हैं हम लोग भी कई बार, कि ध्यान से जाना अगर जा रहे हो तो। जैसे आज के समय के ऊपर कई बार कई जगह पे युद्ध चल रहा है, कोई और कंसर्न्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर अलग-अलग देश एडवाइज़री इश्यू कर देते हैं कि यार यहाँ पे जा रहे हो तो बहुत ही ध्यान से जाना, है ना? अपने सिटिज़न्स के को ऐसा बोलते हैं वो। तो अगर भारत के अंदर से ना कई बार ऐसे केसेज़ हमें देखने को मिले, कहीं पर किसी महिला का रेप हो गया, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इस तरह से, उन सब चीज़ों की वजह से भी हमारे देश की रेपुटेशन खराब होती है एंड इस वजह से लोग फिर कई बार उस जगह पे ट्रैवल करना पसंद नहीं करते। गेटिंग इट? ये एक बड़ा कंसर्न है। लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ मैंने आपको बता दिया। कई बार ना देखो यार, ये सोशियो पॉलिटिकल एजिटेशन भी काफ़ी चलती हैं। देखो इंडिया में ना हर समय एक नहीं तो दूसरे हिस्से में कोई ना कोई धरना चलता ही रहता है। देखा ही होगा आपने। यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, तो सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी कई बार जानबूझ के वैसे ही मतलब कहीं पे धरना लगा के बैठ जाएगी, है ना? कहीं पर कुछ और समस्या लेके बैठ जाएगी। अब जब इस तरह की समस्याएँ होंगी कि कहीं पर धरना चल रहा है, कहीं पर रैलियाँ हो रही हैं, कहीं पर बंद रखा रखे हैं, इससे भी टूरिज़्म नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इससे भी टूरिज़्म नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है? और कई बार हमें नोटिस करने को मिला है, इसके साथ ही मैं लिंक की बात कर रहा हूँ।
देखो यार, भारत में टेक्निकली मैं इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि इंडिया सब धर्मों का एक देश है ना, हम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। पर फिर भी कई बार ऐसे एरियाज हमें देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर चाहे धर्म के नाम के ऊपर हो गया या जात पात के नाम के ऊपर हो गया या कोई और मसले के ऊपर कई बार ना रॉयट्स हो जाते हैं, कई बार कुछ इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं। जब इस तरह के रॉयट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इशू है, वो भी नेगेटिव इमेज हमारे देश की प्रेजेंट करते हैं। आप खुद बताओ कि कोई एक बाहर से बंदा आया, क्या वो कोई ऐसी जगह पे जाना पसंद करेगा जहां पर दंगे होके हटे हों अभी रिसेंटली? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो इंडिया में ये भी एक कंसर्न बन जाता है। बाकी इसके अलावा मैंने जैसे बात करी, कोविड-19 पैंडेमिक आया था, अब तो हम काफ़ी हद तक उससे रिकवर कर गए हैं, पर कोविड-19 पैंडेमिक का आना भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे टूरिज़्म सेक्टर के लिए, ठीक है? इसके साथ-साथ दोस्तों बात करें, एक और कंसर्न है कि यहाँ पर हमें उतनी स्किल्ड वर्कफ़ोर्स नहीं देखने को मिलती, है ना? लोग अच्छे होने चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कोई पर्सन है, वो टूरिज़्म सेक्टर में काम कर रहा है, तो ही शुड नो अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, उसको रशियन, उसको फ्रेंच, उसको ठीक है, ये सब लैंग्वेज आनी चाहिए, ताकि जैसा भी सामने पर्टिकुलर पर्सन हो उसको वो गाइड कर पाए, कुछ भी हेल्प कर पाए। कुछ अच्छे होटल्स होने चाहिए, है ना? तो स्किल्ड मैन पावर होगी तो वो बेनिफिट होगा। इसके अलावा ना एक जो चीज़ है वो है फ्रेगमेंटेड टूरिज़्म। देखो, हालाँकि हमने इसके ऊपर कुछ काम किया है आज के समय के ऊपर, बट पहले ये बड़ी दिक्कत होती थी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जैसे मान लो मैं एक पर्सन हूँ और मुझे जाना है उन प्लेसेस के ऊपर जो सारी महात्मा बुद्ध से लिंक्ड है। होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। कईयों का होता है कि यार कि श्री राम भगवान के साथ जितनी भी जगहें हैं हमें उनको विज़िट करना है, या किसी का कोई चीज़ हो सकती है। तो ऐसे केसेस में लेट्स से अगर मुझे महात्मा बुद्ध जी के सारे एरियाज़ को विज़िट करना है जहाँ-जहाँ पे उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, तो पहले ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड होता था कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर हमने एक टूरिज़्म का प्रॉपर किया है, सर्किट टूरिज़्म हम यहाँ पे बना रहे हैं ताकि ये चीज़ हम बेहतर कर पाएँ। ठीक है? बट ये इस तरह से आपस में कनेक्शंस ना होना ना, ये भी एक कंसर्न बनता है। इसके साथ-साथ आपके टूर ऑपरेटर, होटल हो गया, काफ़ी टैक्सेशन वगैरह का भी समस्या रहती है। रिमोट एरियाज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर मैं ख़ासकर बात करूँ, तो यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, उसका थोड़ा-सा कंसर्न है। तो लोग फिर सोचते हैं जाने से पहले कि जाएँ नॉर्थ ईस्ट ना जाएँ, है ना? बाकी देखो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है? मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स में वैल्यू जो है एक्यू ज़्यादा है एंड उस वजह से एयर की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिलती है। दिल्ली की बात करो, अब तो थोड़ा जनवरी के महीने में थोड़ी ठीक हो चुकी है, बट अगर हम पीछे जाएँगे नवंबर के आस-पास की बात करेंगे तो एयर क्वालिटी वाज़ वेरी बैड, ठीक है? आम इंसान ही मास्क लगा के जाता है दिल्ली के अंदर उस महीने के अंदर। और भी चलो दिल्ली छोड़ो यार, अभी देख काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती है जो बात करती है कि भारत की बहुत सारी सिटीज़ खूब पॉल्यूटेड है, ठीक है? गाज़ियाबाद खूब पॉल्यूटेड है, आपके कानपुर खूब पॉल्यूटेड है। तो ऐसे पॉल्यूशन के अंदर कोई टूरिस्ट जाना प्रेफ़र नहीं करता है, तो ये भी एक समस्या हो जाती है। बाकी देखो, कई बार अब हम काम कर रहे हैं डेफ़िनिटली वीज़ाज़ को बेहतर करने के लिए, बट कई बार वीज़ा प्रोसेस अगर कम्बरसम हो, काफ़ी टफ़ हो, काफ़ी लंबा हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, तो वो भी एक चैलेंज बन जाता है। बाकी इंडिया की परसेप्शन हो गया, वो भी कई बार कंसर्न हो जाती है, वही जो मैं बात कर रहा था लॉ एंड ऑर्डर इश्यू की। एंड लास्टली लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया, कि कोई बंदा अगर इंडिया में आ रहा है, उसको नहीं जानकारी होती कई बार, और कई बार भारत के अंदर भी सारे लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, है ना? तो उनसे कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है। तो ये सब कुछ कॉज़ ऑफ कंसर्न्स हैं हमारे टूरिज़्म सेक्टर के अंदर, बट सरकार कोशिश कर रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अलग-अलग स्कीम्स रन करी हुई हैं, एंड एक स्कीम का आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, दैट इज़ उड़ान आरसीएस, ठीक है? इसके अलग-अलग वर्ज़न्स आ गए हैं। ये है उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, राइट? इसके माध्यम से हमारे जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं, हम उनको भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड डेफ़िनिटली कोशिश ये है कि जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड एरियाज़ हैं, उन तक भी पहुँच पाएँ, एंड काफ़ी अफ़ोर्डेबल कॉस्ट के अंदर। तो यहाँ पर कुछ सीट्स हमारी कुछ रिज़र्व रखी जाती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर वर्क। प्रसाद हो गया, हृदय हो गया, ठीक है? हेरिटेज की यहाँ पे बात होती है, ठीक है? यहाँ पे पिलग्रिम रिजुविनेशन की बात होती है। देखो अपना देश हो गया, ठीक है? यहाँ पर अलग-अलग एरियाज़ आप विज़िट करिए। स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके माध्यम से कनेक्टेड हम फ़ील करें पूरा देश, दैट इज़ द फ़ोकस, राइट? अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम के माध्यम से भी क्या किया जा रहा है, आपके जो अलग-अलग कंपनीज़ हैं, एंटिटीज़ हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप एक हेरिटेज को अडॉप्ट कीजिए।
एंड उसकी फिर देखभाल करिए। इवन अगर हम बात करें CSR एक्सपेंडिचर, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर होता है, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। मैंने जैसा कहा था ना, अब हम टूरिस्ट सर्किट बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म टूरिस्ट सर्किट हो गया। तो ये सब हम अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे ले रहे हैं। एक यहाँ पर एक टर्म आपने पढ़ा, दैट इज नीश टूरिज्म। नीश होता है, जब भी वर्ड आए ना कभी नीश, नीश का मतलब होता है बहुत ही कुछ स्पेशल तरह का टूरिज्म। नीश मतलब एक तरह से डिफरेंशिएटेड टूरिज्म, एक तरह से आप इसको कह सकते हो। जैसे एक माइस टूरिज्म होता है, ये भी एक नीश तरह का टूरिज्म है। माइस का मतलब क्या है? माइस स्टैंड्स फॉर मीटिंग इंसेंटिव्स, आपका कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ठीक है, क्या है माइस का मतलब? माइस का मीनिंग है आपका मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस। क्या होता है इसके अंदर? देखो इसके अंदर ना, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे पिछले सालों के अंदर आपने नोटिस किया होगा, जो हमारा G20 हुआ था, G20 के अंदर हमने यहाँ पर जो हमारा जो यशोभूमि था ना कन्वेंशन सेंटर, उसको हमने यहाँ पे अनवील किया, राइट। अब यहाँ पर पता क्या होता है, इतने बड़े बड़े यहाँ पे आपके पास एरियाज होते हैं। जैसे ये ना सारी ये जो वाइट सीट्स हैं, ये सारी सीट्स हैं बैठने के लिए, यहाँ रेड सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह के आपके एग्जीबिशंस को अटेंड कर सकते हो। ऐसे एक बड़ा सा आपका हॉल हो सकता है जहाँ पर हजारों ही लोग खाना खा सकते हैं साथ में मिलकर, या कोई और चीज़ ऑर्गेनाइज करी जा सकती है। तो आज के समय के अंदर ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ टूरिज्म की तरह निकल के आया है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने जैसे कई बार IPL का ऑक्शन देखा होगा, राइट। अब जब ये IPL का ऑक्शन है, ये भी एक नीश टूरिज्म या फिर आपका एक माइस टूरिज्म की कैटेगरी के अंदर ही आएगा। क्योंकि आप नोटिस करो इसके अंदर क्या हो रहा है, हजारों ही लोग आएंगे, या हंड्रेड्स, मतलब कईयों में ज्यादा भी आते हैं। तो बहुत सारे लोग आएंगे, डेफिनेटली वो काफी कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे G20 हुआ, G20 के अंदर इतने सारे देशों के इतने सारे अलग अलग लोग आए। अब उनको अलग अलग मीटिंग्स करनी थी, डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल हुई, है ना। और बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, तो इस तरह की मीटिंग्स। इंसेंटिव का मतलब पता क्या होता है? कई बार आपके यहाँ पे कुछ इंसेंटिव एग्जीबिशन के साथ ही लिंक्ड है। कई बार बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन लगाने होते हैं, लाखों लोग यहाँ पे विजिट करते हैं एग्जीबिशन को, तो वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है, कई बार कुछ ऑफर्स वगैरह करने होते हैं, वो सब हो गया। तो ये माइस टूरिज्म के अंदर आता है, मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन। बाकी मेडिकल टूरिज्म हो गया। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ नए नए टूरिज्म हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं ताकि हमारा टूरिज्म सेक्टर और बेहतर हो पाए, राइट। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि डेफिनेटली जो आपका टूरिज्म सेक्टर है, विदाउट अ डाउट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने नोटिस किया कि हाँ, कुछ एक हमारे सामने इश्यूज थे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर अगर हम उनके ऊपर अच्छे से काम करें तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, हम सब इन इश्यूज को कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा टूरिज्म का सेक्टर। अब हम एक सेक्टर और पढ़ लेते हैं, दैट इज आपका इंश्योरेंस का सेक्टर। इंश्योरेंस को समझना इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस को समझना डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी इंश्योरेंस वर्ड सुना है? आप बोलोगे हाँ सर इंश्योरेंस वर्ड सुना है। होता पता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ना मैं हूं, लेट्स से, अब मैं पता क्या करूंगा, मैं एक कंपनी देखूंगा, यहाँ पर कोई कंपनी होती है, कोई एंटिटी होती है। अब मैं पता क्या करता हूँ, मैं इसको ना कुछ हर महीने या जो भी टाइम हमारे बीच में डिसाइड होता है, मैं कुछ एक इसको प्रीमियम पे करता रहता हूँ। क्या पे करता रहता हूँ? कुछ प्रीमियम। ये अमाउंट जो होगा ना हमारे डिसाइड होगा, हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बेसिस के ऊपर। तो मैं कुछ प्रीमियम पे कर रहा हूँ इस कंपनी को, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पर जो इसको प्रीमियम पे कर रहा हूँ, वो क्यों पे किया गया है, मेरे हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है यहाँ पे, मैंने इस कंपनी से क्या लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, या फिर कोई और इंश्योरेंस भी हो सकता है, लेट्स से मैंने कार इंश्योरेंस किया हुआ है, ठीक है, कार अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। अब मैं क्या करता रहूंगा, मैं इस कंपनी को प्रीमियम पे करता रहूंगा। कल को लेट्स से ऐसा होता है कि मैं बीमार हो जाऊं, जो भी यहाँ पे कुछ आपके बीमारियां कवर होंगी, या फिर मेरी गाड़ी को कुछ हो जाता है, जो भी चीज़ें वहाँ पे कवर होंगी, तो वहाँ पर उसका एक तरह से मुझे इस रिस्क से कौन बचाएगा, मुझे इस रिस्क से ये कंपनी बचाएगी। ये क्या था, एक रिस्क ही तो था कि यार कल को बीमार हो गया, पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा, कल को मेरी गाड़ी को कुछ दिक्कत आ गई या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी को नुकसान हो जाएगा। तो एक तरह से मैंने इसका रिस्क ना इस कंपनी के ऊपर डाल दिया कि कल को कोई समस्या हो भी जाएगी ना, तो यहाँ पर ये कंपनी देख लेगी। आप पूछेंगे सर यहाँ पर कंपनी को क्या मिल रहा है जो आपका रिस्क वो कर रही है? भाई कंपनी को मिल रहा है प्रीमियम, ठीक है, और मैं अकेला नहीं हूं,
मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अब सबका तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, सबका तो मतलब सबके सब तो बीमार नहीं हो जाएंगे, है ना। तो लोग प्रीमियम पे करते रहेंगे, अपनी तरफ से प्रीमियम पे करते रहेंगे। अगर कई बार ऐसा कुछ होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बीमार हो जाए या जो भी जो भी कवरेज होगा है, तो उस हिसाब से कंपनी को बस उनका यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर लेट से इस पर्सन ने प्रीमियम पे करता रहा और बीमार नहीं हुआ या गाड़ी उसका नहीं एक्सीडेंट हुआ, तो ठीक है, उसका प्रीमियम चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर बात पता क्या हुई, इसको ना रिस्क था, इसको डर था, यार कोई दिक्कत आ जाएगी, कल को कोई समस्या आ जाएगी तो मुझे कौन बचाएगा, तो यहाँ पर उसको ये कंपनी बचा देगी। गेटिंग इट, ये होता है इंश्योरेंस। यहाँ पर आप अपने रिस्क को एक तरह से कम कर रहे हो। अब होता क्या है, आप नोटिस कर पाओगे, इंश्योरेंस के अंदर ना दो पार्टीज हमें देखने को मिल जाएंगी। एक को बोलते हैं हम इंश्योरर, या जिसको हम अश्योरर के नाम से भी कह सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं इंश्योर्ड, जिसको हम अश्योर्ड भी बोलेंगे। इंश्योरर क्या होता है, वो पार्टी जो कहीं ना कहीं रिस्क बियर करती है। एंड इंश्योर्ड क्या होता है, वो पर्सन, वो ग्रुप या वो प्रॉपर्टी जिसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करी जाती है। मतलब अगर मैं गया किसी कंपनी के पास ना, तो मैं इंश्योर्ड हो गया बाय द इंश्योरर, ठीक है, उस कंपनी ने मेरी इंश्योरेंस करी है, तो इस तरह से मैंने अपना रिस्क इसके ऊपर डाल दिया। तो आप नोटिस कर पाओगे इंश्योरेंस की क्या डेफिनेशन क्या बनी, इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ हेजिंग। हेजिंग मतलब होता है अपने रिस्क को कम करना, ठीक है, अपने लॉस को कम करने की कोशिश करने को हेजिंग बोलते हैं। तो हेजिंग करने की कोशिश है, रिस्क मैनेजमेंट एक सिस्टम है अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ अनसर्टेन लॉस और डैमेज। हमें पता नहीं था कि कुछ नुकसान ना हो जाए, कोई लॉस ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए, उसके अगेंस्ट हमने अपने रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पर ये हेजिंग करी है, ठीक है। बाकी ये डेट इंस्ट्रूमेंट भी होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस भी होता है कि पर्सन की डेथ हो जाए तो वहां पर क्या मिलेगा, या डैमेज कुछ हो जाता है तो उस केस में हो गया। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो। अब आप नोटिस कर सकते हो कि ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रीमियम पे करते हैं, राइट। एंड इस एंटिटी के पास इस तरह से बहुत सारा पैसा आ जाएगा, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है ये फिर इसको अलग अलग जगह यहाँ पे लगा सकती है, ठीक है। एंड वहां से वो पैसा रिटर्न कर पाएगी, मतलब रिटर्न इन द सेंस वहां से वो पैसा कमा सकती है। फिर जिसको जो जो चाहिए होगा, डिपेंडिंग ऑन द चाहिए, मतलब जिसका कुछ समस्या आई होगी, अगर वो कवरेज होती है तो वो अकॉर्डिंगली वहां पे वो पैसा प्रोवाइड कर सकती है। तो अगर हम बात करें ना ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्क किया, तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि बैंकिंग सिस्टम का और आपके इंश्योरेंस सिस्टम का प्रोसेस साथ साथ में काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल 1948 में क्या होता है ना, 1948 के अंदर हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, वो नेशनलाइज होता है। इससे पहले कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड कर पाओगे जो आरबीआई था ना, वो प्राइवेट था, ठीक है, प्राइवेट कंट्रोल में था। बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आरबीआई नेशनलाइज हो जाता है। फिर 1955 ऑनवर्ड्स क्या होता है, आपका जो इंपीरियल बैंक है उसको नेशनलाइज हो जाता है, दैट इज नेशनलाइज्ड। एंड इसके बाद इसका जो नाम होता है वो नाम इसका चेंज होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो ये तो आपके बैंकिंग सेक्टर की बात होगी। उसी तरह से दोस्तों 1955-56 ये भी सेम ही टाइम है, उसी टाइम के आसपास क्या होता है, एलआईसी क्या करती है, एलआईसी 200 प्राइवेट ओन्ड कंपनीज को ना क्या कर लेती है, उनको टेक ओवर कर लेती है। इस 1955-56 के बाद एलआईसी बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है, ठीक है। फिर बाकी चीज़ें हमने पढ़ी थी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के अंदर। आई थिंक जब बैंकिंग सेक्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि 1969 के अंदर पहला राउंड होता है बैंक नेशनलाइजेशन का, 1980 के अंदर क्या होता है, सेकंड राउंड होता है बैंक नेशनलाइजेशन का। ये चीज़ें हमें पता है। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, बीच में एक लाइन और है 1972 की। यहाँ पर पता क्या होता है, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और उसकी सब्सिडीज क्या करती हैं, आपकी अलग अलग कंपनीज को टेक ओवर कर लेती हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, सर पहले आपने एलआईसी बोला, यहाँ पर आपने जीआईसी बोला, एक है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इनमें अंतर क्या है? दोस्तों पता क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब समझ रहे हो, नाम में लिखा है यार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बात होती है वो पर्सन की लाइफ के साथ लिंक्ड होती है, कि अगर लेट से एक पर्सन की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को कुछ एक पैसा मिलेगा। मैं बताऊंगा इसके अलग अलग टर्म्स भी, बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है। आप लोगों ने एलआईसी की लाइन सुनी होगी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सुना है आप लोगों ने? तो वो बात होती है कुछ लाइफ के साथ लिंक्ड। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब मैं जनरल इंश्योरेंस की बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो गया, आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हो, आप फसल की इंश्योरेंस करवाते हो,
या फिर आपने घर की इंश्योरेंस कराते हो, इस तरह की अलग अलग जो इंश्योरेंस होती है वो यहाँ पर आपकी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आ जाती है। लाइफ इंश्योरेंस की बात अलग थी, जनरल इंश्योरेंस जो बाकी और चीजें लाइफ के अलावा जो देखने को मिलती हैं उनकी इंश्योरेंस। अब यहाँ पर ना कुछ एक टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आपने यहाँ पे होल लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा, यहाँ पर आपने इंडोमेंट इंश्योरेंस पढ़ा। क्या मतलब है इन चीजों का? देखो अंडरस्टैंड करना, वर्ड क्या था? होल लाइफ। होल लाइफ का मतलब आपकी पूरी जिंदगी की बात हो रही है। बिल्कुल। अगर मान लो आपने इंश्योरेंस करवाई एंड वो कवरेज दे रहा है, कवरेज मतलब आपको एक तरह से आपके रिस्क को कम कर रहा है, आपके रिस्क को टेक ओवर कर रहा है, कितने टाइम के लिए? पूरी जिंदगी के लिए। मतलब क्या इस चीज का? इस चीज का अर्थ ये है कि लेट से मैंने ये होल लाइफ इंश्योरेंस करवाई, अब ये लंबे समय की पॉलिसी होगी, 35 से 40 साल तक की। अब इसमें मैं क्या करूंगा? मैं इसमें पैसा डालता रहूंगा, प्रीमियम देता रहूंगा, ठीक है। जब मेरी डेथ होगी तो उस केस में क्या होगा? मेरी फैमिली को कुछ डेथ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहां पर ना एक सेविंग्स का कंपोनेंट भी होता है, मतलब जो मैं पैसा डाल रहा हूं वो एक तरह से मेरा सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो इस पर्टिकुलर पर्सन की यहाँ पे डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, जो भी मतलब इसमें प्रीमियम के हिसाब से जो भी डिस्कस किया गया होगा। अदरवाइज क्या होगा? जो भी सेविंग्स है ना वो कुछ इंटरेस्ट के साथ मेच्योरिटी टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद दे दी जाएगी। तो ये होता है लंबे समय के लिए पॉलिसी होती है, उसको बोलते हैं होल लाइफ। एक होता है आपका एंडोमेंट, ये छोटे टाइम के लिए होता है, मतलब 10 से 20 साल के लिए नॉर्मली होता है। यहाँ पर क्या क्या होता है ना, यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर एक लमसम दिया जाएगा, ठीक है। मान लो ये मेच्योरिटी मतलब कितने टाइम की पॉलिसी थी, जब भी आपकी मैच्योरिटी होगी, मान लो 10 साल की थी ना, तो 10 साल के बाद जो भी पैसा मतलब एक लमसम दे दिया जाएगा, या फिर जब भी उस पर्सन की डेथ होती है उस समय दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक सेविंग्स की तरह भी लोग इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एक दो चीजें और होती हैं, जैसे फॉर इसको पढ़ लो पहले, होल लाइफ को। होल लाइफ में क्या हुआ? आप फिक्स प्रीमियम देते गए, अगर यहाँ पर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं जो पैसा यहाँ पे इकट्ठा करते जा रहे हैं उसकी मेच्योरिटी पे कैश वैल्यू मिल जाएगी। बाकी जो इंडोमेंट की होती है, इंडोमेंट में अगर पर्सन की डेथ हो जाए तो डेथ बेनिफिट मिलता है। अगर नहीं हुई डेथ तो जब भी वो मैच्योर हो जाएगी 10 या 20 साल के बाद जो भी टाइम होगा, तो उस समय वो पैसा अकॉर्डिंगली जितना भी बना है वो मिल जाएगा। इसमें इनकम टैक्स का भी बेनिफिट होता है, ठीक है। आईटी एक्ट जो होता है, इनकम टैक्स के अंदर भी कुछ बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसमें पैसा इकट्ठा कर रहे हो इंडोमेंट के अंदर, मतलब पैसा डाल रहे हो इसके थ्रू, तो कहीं ना कहीं आपको लोन का भी बेनिफिट कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कुछ बातें थी होल लाइफ और इंडोमेंट फंड के बीच में जो डिफरेंस था इसका पता होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस, या टर्म इंश्योरेंस भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर पता क्या होता है, ये टर्म वाला जो पॉइंट है ना, इसमें ये पता कब यूज होता है? यूज तो चलो कोई मर्जी कर ले, पर पता क्या होता है, कई बार ना एक फैमिली होती है एंड उस फैमिली का बस एक ही बंदा होता है जो पैसा कमाने वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं फैमिली का सोल ब्रेड अर्नर। उस केस में ये ज़्यादा यूज होता है। देखो इस बात को अंडरस्टैंड करना, मान लो एक फैमिली के अंदर 5-6 लोग रहते हैं। अब हो सकता है कि उस फैमिली में कुछ बच्चे हों छोटे, कोई पर्सन काम ना कर रहा हो और पैसा कमाने वाला बस एक ही बंदा हो। देखा गया है ऐसा कई बार, ठीक है। अब इस फैमिली में कमाने वाला बंदा यही है, ये कमा के लाएगा, कहीं ना कहीं उससे पूरी परिवार का गुजारा चलेगा। देखो यार, अब ज़िंदगी का तो किसी को नहीं पता होता। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से इससे एक पर्टिकुलर पर्सन की जान चली गई, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो या कोई भी कारण की वजह से हो गया। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाएगी तो भाई इसके पूरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? परेशानी हो जाएगी, क्योंकि घर में बच्चे हैं या कोई कमाने वाला और बचा ही नहीं, अब सब लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए एडवाइस ये किया जाता है कि वो टर्म इंश्योरेंस ले लें। टर्म इंश्योरेंस का ना ये छोटे समय के लिए होती है, ये एक स्पेसिफाइड टर्म ऑफ ईयर्स के लिए होती है। और अगर उस स्पेसिफिक टर्म के अंदर ये इसको क्या करना होगा, इसको हर मतलब जो भी लेट्स से महीने वाला है तो हर महीने कुछ ना कुछ इसको प्रीमियम देना होगा। ये हर महीने कुछ कुछ पैसा उसमें डालता रहेगा। देखो अगर इस पर्सन की डेथ हो गई उतने टाइम के अंदर, मान लो अगर 5 साल की अगर पॉलिसी थी, अगर 5 साल के अंदर इस पर्सन की डेथ होगी तो इसकी फैमिली को एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो वो फैमिली अब गुजारा कर लेगी अपना। आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर इस पर्सन की डेथ नहीं हुई 5 साल के बाद, तो मतलब उस 5 साल के अंदर जितने टाइम की पॉलिसी थी, तो फिर वो पूरा पैसा किसी को नहीं मिलेगा, वो पूरा पैसा गया। पिछले वाले में फ़र्क था, ये होल लाइफ और जो मैंने एंडोमेंट आपको बताया ना,
अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को मिलेगा, अगर नहीं होती है तो नहीं होती है, तो जो भी पैसा वहां पे इकट्ठा हुआ था वो कुछ इंटरेस्ट के साथ उनको वापस मिल जाएगा। पर यहाँ पे टर्म वाले के अंदर ये नहीं होता। टर्म वाले के अंदर आप पैसा कम डालते हो, पर आपकी फैमिली को जो पैसा मिलता है आपकी डेथ के ऊपर वो काफी ज्यादा मिलता है। बट अगर पर्सन की डेथ नहीं होती है तो वो क्या होता है, तो पूरा पैसा खत्म, वो कुछ फिर वापस नहीं होगा। तो ये सेविंग्स नहीं यहाँ पे कर रहे, यहाँ पर आप ऐसे अपने रिस्क को काफी कम कर रहे हो कि भाई अगर डेथ होगी ना तो फैमिली को पैसा मिल जाए, नहीं हुई तो मैं काम कमा ही रहा हूँ, फिर तो ये तो अच्छी बात है, मैं कमा ही रहा हूँ पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट पॉलिसी होती है, प्रीमियम थोड़ा कम होता है। ठीक है, अगर पर्सन मेच्योरिटी जो भी टाइम था, मान लो 5 साल की पॉलिसी थी, अगर 5 साल के अंदर डेथ नहीं हुई तो नो मनी इज प्रोवाइडेड। तो कुछ एक अनफोर्सिन इंस्टेंसेस को यहाँ पे कवर करता है। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता, जो लोग कहेंगे कि सेविंग्स के लिए कर लें या और किसी चीज़ के लिए कर लें, नहीं, ये उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिनकी फैमिली में काफ़ी सारे आपको यहाँ पे डिपेंडेंट्स देखने को मिल जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे यूजफुल हो जाता है। ठीक है, गुड। कुछ एक और छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं, कुछ एक और छोटे छोटे पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक है आपका यूलिप। व्हाट इज यूलिप? यूलिप स्टैंड्स फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। देखो कई बार पता क्या होता है, कई बार कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा हो सकता है जो लेट से कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहे, एंड वो चाहता है कि उनमें से कुछ पैसा इंश्योरेंस में चला जाए, कुछ पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में चला जाए, राइट, यानी कि कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाए एंड कुछ पैसा आपका इंश्योरेंस में चला जाए। तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए यूलिप प्लान होता है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करते हुए एक प्लान बनाया गया, एक प्रोडक्ट बनाया गया बाय इंश्योरेंस कंपनीज, जहां पर इंश्योरेंस कवरेज और इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर को एक कर दिया था, मतलब एक में ही डाल दिया गया। ठीक है, तो कुछ हिस्सा इंश्योरेंस में जाएगा, कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में जाएगा, इसको बोलते हैं यूलिप। यूलिप स्टैंड्स फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इस तरह से आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि यूलिप हमारा इस तरह से यहाँ पे काम कर लेता है। ठीक है, तो ये सब चीजें समझ आ गई होंगी आपको, इंडोमेंट समझ आ गया, होल लाइफ समझ आ गया, टर्म आ गया, यूनिट लिंक्ड आ गया हो गया, एंड बाकी हेल्थ, मोटर व्हीकल, क्रॉप एंड हाउस, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे हेल्थ में अगर मैं बात करूँ ना, तो वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट विद रिगार्ड्स टू हेल्थ इज आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत के आप लोग जानते होंगे, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत। एक कंपोनेंट है आपका HWCs, इनको हम आरोग्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, आपके जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ना उसको ये बेहतर ढंग से प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सेकेंडरी और आपके टर्शरी केयर की, तो यहां पर आपको PM जय के नाम से एक स्कीम देखने को मिल जाएगी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यहां पर क्या हो रहा है, देखो इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से ना आपकी जो फैमिलीज है, आपकी मतलब सारी फैमिलीज में यहाँ पर जो बॉटम मोस्ट 11 करोड़ फैमिलीज देखने को मिलती हैं, अभी तक हमने उनको कवर किया है। ठीक है, पहले ही नंबर 10 करोड़ के आसपास था, पर अभी 11 करोड़ हमने कर दिया, यानी कि देश भर में हमने लगभग 55 करोड़ लोगों को यहाँ पे कवरेज दिया है। इसके माध्यम से यहाँ पर सालाना 5 लाख रुपए पर फैमिली इसका कवरेज मिलता है। ठीक है, 5 लाख रुपए तक का कवरेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली जब ये नई सरकार बनी है 2024 के अंदर, जब नई सरकार बनी थी, तो उन्होंने ना एक अनाउंसमेंट किया था इलेक्शन से पहले कि जब वो जीत के आएंगे तो ना ये जो स्कीम है ये एल्डरली लोगों के लिए भी कर देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनकी इनकम क्या है। ये तो जो 11 करोड़ परिवार मैंने आपको बताया, ये तो आपके सबसे निचले परिवार हैं, मतलब जिनकी इनकम काफी कम है। पर जो एल्डरलीज के लिए करा गया है यहाँ पे वहां पर सबके लिए कर दिया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। तो ये क्या है, ये सरकार की तरफ से आपकी एक इंश्योरेंस स्कीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपने यहाँ पे करंट अफेयर्स में पढ़ी होगी। तो इस तरह से ये जैसे चीज़ होती है, उसी तरह से हमारे सामने फसलों के लिए भी होती है। ठीक है, हमारी क्रॉप के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ होती है। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, अपनी क्रॉप के लिए जो इंश्योरेंस है वो कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने नोटिस किया होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप, यहाँ पर अलग अलग आपको प्रीमियम्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक किसान की अगर बात करें, किसान को कितना पे करना है प्रीमियम, तो वहां पर वेराइटीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं
राबी क्रॉप में जो प्रीमियम पे करना होता है वो 1.5% पे करना होता है। आपके खरीफ के केस में ये नंबर आपको 2% देखने को मिल जाएगा। एंड उस तरह से अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, तो वहां पर आपको ये नंबर जो होगा वो 5% तक देखने को मिल जाता है। ये आप प्रीमियम्स इस तरह से पे करते रहते हो एंड अकॉर्डिंगली अगर लेट से किसी कारणवश फसल खराब हो जाती है, हो सकता है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो गया या फिर कुछ पशुओं की वजह से हो गया या लोकल कुछ कारणों की वजह से, जो भी कवरेज होगा ना उसके अंदर वो सारी चीजें कवर कर दी जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको उसके लॉस के हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। तो क्रॉप इंश्योरेंस भी इसमें हो जाती है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत तरह तरह की आपकी इंश्योरेंस देखने को मिल जाएंगी। जैसे एक होती है कुछ कैटास्ट्रॉफ इंश्योरेंस, कुछ डिजास्टर आया, कुछ यहाँ पे ऐसा चीज हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो उसकी वजह से आप इंश्योरेंस करवाते हो, कैटास्ट्रॉफ इंश्योरेंस हो गया। या फिर लेट से आप एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कराते हो कि आपने अपना सामान कुछ भेजना है किसी दूसरे देश में एंड आपको डर है कि यार रास्ते में कोई उसको कुछ गड़बड़ ना कर दे, है ना। इतने जब सी के समुद्र के थ्रू जाते हैं तो रास्ते में कई बार पायरेट्स वगैरह हो जाते हैं या और कुछ समस्याएं आ जाती हैं, तो एक्सपोर्ट इंश्योरेंस वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर मोटर व्हीकल्स के रिगार्डिंग हो गया इंश्योरेंस हो गया, आपकी ज़मीन की इंश्योरेंस, आपका टाइटल इंश्योरेंस हो गया, वो सब हो गया, है ना। इस तरह की अलग अलग इंश्योरेंस देखने को मिल जाती हैं। और भी कुछ एक चीज़ें होती हैं, जैसे एक चीज़ होती है फिक्स्ड बेनिफिट। फिक्स्ड बेनिफिट में मतलब क्या होता है, आपको जो भी पैसा मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एक पर्सन था, अब इसने एक इंश्योरेंस करवा रखी है और इसमें कुछ मेंशन्ड है, ये पॉलिसीज अपने अपने हिसाब से होती हैं अलग अलग एरियाज में, बट आप पॉइंट समझो कि अगर मैं ये बात बोलूं कि अगर इस पर्टिकुलर पर्सन को अगले 5 साल के अंदर कोई पर्टिकुलर बीमारी होगी, अगले मतलब वॉट एवर टाइम, मान लो 5 साल की बात है, अगर मान लो इस पर्टिकुलर पर्सन को अगले 5 साल के अंदर बीमारी होगी ना, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको 10 लाख रुपए दे देगी। अगर नहीं होगी तो इसको नहीं मिलेंगे कुछ भी। ठीक है, इसने मान लो इस तरह की एक हेल्थ इंश्योरेंस करवा ली जिसमें फिक्स बेनिफिट है, तो वहां पर क्या होगा, अगर इस पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होगी तो वहां पर वो कंपनी उसको 10 लाख दे देगी, अदरवाइज नहीं देगी। अब ये क्या है, फिक्स बेनिफिट, उसने बता दिया कि हम आपको इतने रुपए देंगे उस केस के अंदर। इसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा कि आपका हॉस्पिटल का खर्चा 1 लाख आएगा, 50 आएगा, 5 करोड़ आएगा, नहीं। उसने बस ये कहा है कि अगर ये बीमारी हो जाएगी हम आपको इतना पैसा दे देंगे, फिर आप अपना इलाज खुद देख लेना। यहाँ पर एक फिक्स बेनिफिट है, वो इलाज करवाए ना करवाए, उसका इलाज में खर्चा 1 लाख आए, 50 लाख आए, यहाँ पर वो उसको एक फिक्स बेनिफिट दे दिया जाएगा। ये पॉइंट होता है फिक्स बेनिफिट का। इंडेमनिटी की बात होती है, इंडेमनिटी के अंदर होता है जितना आपका खर्चा हुआ एक तरह से, लेट से एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसको कोई बीमारी होगी एंड उसने उसकी इंश्योरेंस करवा रखी थी एंड लेट से उस पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर उसका खर्चा आया 5 लाख का, फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो यहाँ पर उसको इतना पे कर देगी। हालांकि देखो इन पॉलिसीज में भी ना एक मैक्सिमम लिमिट होती है नॉर्मली, अगर मान लो उस पॉलिसी में मैक्सिमम लिमिट ही लेट से 3 लाख दे रखी है ना और उसका खर्चा 5 लाख आया, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को बस 3 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बट इसमें पता क्या था, इसमें बेनिफिट फिक्स था कि इतना पैसा मिलेगा। यहां पर क्या है, कितना खर्चा हुआ उतना मिलेगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो मैक्सिमम लिमिट को ब्रीच ना करे। इतनी मैक्सिमम लिमिट हो सकती है, मतलब पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है, किसी में 10 लाख होती है, किसी में 20 लाख, 50 लाख, आपने कितना पॉलिसी लिया उस हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपका कहीं ना कहीं खर्चा कितना हुआ है उस हिसाब से देखने को मिल जाएगा। बाकी जो पॉलिसीज होती है वो कैशलेस हो सकती है, नॉन कैशलेस हो गया, जैसे कई बार आप लोग अपना इलाज करवाने जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहां पर क्या होता है, कई बार कैशलेस इलाज हो जाता है, मतलब आपको कुछ भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं होती, वो सारा का सारा इंश्योरेंस की तरफ से देख लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आपको पूरा पे करना पड़ता है, फिर बाद में आपको जाके कहीं ना कहीं पैसा आता है, वो नॉन कैशलेस हो जाता है। राइट, इस तरह से अलग अलग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो LIC में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, ये हम करंट अफेयर्स में कर लेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा री इंश्योरेंस का। व्हाट डू मीन बाय री इंश्योरेंस, देखो अंडरस्टैंड करो इस बात को। अब जैसे ना बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं हूं मान लो, ठीक है, अब मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, मैंने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया, मैंने अपने ऑफिस का इंश्योरेंस करवाया। कैसे करवाऊंगा सर, आप कुछ ना कुछ प्रीमियम दे रहे होंगे, मैंने प्रीमियम पे करता रहा इस कंपनी को एंड कल को कोई भी समस्या आएगी तो मुझे जो खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देगी। अब कई बार पता क्या होता है, कई बार समस्या ये आती है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। मतलब क्योंकि आप नोटिस करो कि यार इतना सब कुछ हुआ,
इतना सब कुछ हमने प्रीमियम पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप ये नोटिस कर रहे हो कि मैंने क्या किया, मैंने अपना रिस्क कहीं ना कहीं इसके ऊपर डाल दिया, इस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, मैंने अपना रिस्क कम कर दिया एंड रिस्क डाल दिया इसके ऊपर। सही बात है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कंपनी भी तो रिस्की होगी है बहुत ज्यादा, है ना। ये कंपनी क्या करे, ये अपने कुछ रिस्क को कम करने की कोशिश करे। इसको लगा कि यार बहुत रिस्की हो चुकी चीज, तो अपने रिस्क को कम करने के लिए ये आगे भी तो इंश्योरेंस करवा सकती है। तो इसने पता क्या किया, जो भी प्रीमियम आया था, जो भी पैसा आया था, उसका कुछ हिस्सा आगे किसी और एक कंपनी को दे दिया ताकि थोड़ा सा उसका रिस्क कम हो जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी का भी एक तरह से इंश्योरेंस हो चुका है। ठीक है, तो कुछ प्रीमियम का रेवेन्यू यहाँ पे इनको प्रोवाइड कर देंगे, तो रिस्क दो है ना आपस में शेयर हो जाएगा। और कल को कोई समस्या आएगी यहाँ पर इसके रिगार्डिंग, तो बेनिफिट का जो खर्चा होगा वो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा वो यहाँ पे इसको पे कर देगी। तो आप एक बात अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ है, रिस्क शेयर हो चुका है, रिस्क शेयर हो चुका है। तो यानी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी की भी इंश्योरेंस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, री इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहां पर आप इसकी पढ़ पाओगे, इसके बारे में क्या लिखा है, व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी बायज इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या ले लिया, उसने इंश्योरेंस कवर ले लिया अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। तो क्या हुआ, एक नया सेगमेंट आ गया जिसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस। ठीक है, री इंश्योरेंस ऐसा भी मान सकते हो, इट इज लाइक एन अम्ब्रेला अबव अम्ब्रेलास, बाकी अम्ब्रेलास के ऊपर एक आपको एक अम्ब्रेला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ चुकी है री इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, तो री इंश्योरेंस भी हमने यहां पर अंडरस्टैंड कर लिया। हाँ, इसके अलावा ना दो टर्म्स आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ये जो दो टर्म्स है ना, ये काफी बच्चे इन दो टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज पर्टिकुलर टू टर्म्स। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक टर्म यहां पर है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, और एक दूसरी टर्म है यहां पर इंश्योरेंस डेंसिटी। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा, कई बार बच्चे पहली टर्म को दूसरा मान लेते हैं, दूसरी टर्म को पहले मान लेते हैं, नहीं, आपको बहुत ही क्लैरिटी से इस दोनों टर्म्स को समझना है। व्हाट डू मीन बाय इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, देखो लेट्स से एक देश की जीडीपी बढ़ रही है, जैसे भारत की बढ़ रही है। अब भारत की अगर जीडीपी बढ़ रही है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ज़्यादा इंश्योरेंस करवाएंगे, लोग ज़्यादा इंश्योरेंस करवाएंगे तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। मतलब पेनिट्रेशन का मतलब क्या हुआ, एक तरह से कितना प्रीमियम पे किया एज कंपेयर टू जीडीपी। ठीक है, ये होता है आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, जीडीपी के साथ लिंकेज किसका, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम का। और एक दूसरा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि आपकी कितनी पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन के हिसाब से कितना टोटल प्रीमियम पे किया गया, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका इंश्योरेंस डेंसिटी। तो दो वर्ड्स क्या हुए, एक हुआ वर्ड आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और दूसरा वर्ड हुआ आपका इंश्योरेंस डेंसिटी। तो कई बार ना अगर स्टेटमेंट आएंगे एग्जाम के अंदर तो वो इसको उल्टा कर देगा, वो बोल देगा इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब होता है प्रीमियम बाय जीडीपी। नहीं, डेंसिटी का मतलब हुआ प्रीमियम बाय पॉपुलेशन, एंड आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब हुआ प्रीमियम अपॉन जीडीपी। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों इसके अलावा ऐसे आते रहते हैं, हमारे सामने रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि पेनिट्रेशन बड़ा कम है देश के अंदर, राइट। एंड इवन इंश्योरेंस की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट रेगुलेटर देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों पहले आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, एक मल्होत्रा कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, IRDA को सेटअप किया गया था 1996 के अंदर। फिर 1999 के अंदर एक्ट पास किया गया एंड इसके माध्यम से इसको मिल गया स्टैट्यूटरी स्टेटस। बाद में नाम चेंज हो गया, पहले IRDA था, फिर इसका नाम इसका IRDAI कर दिया गया। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो आपको तेलंगाना के अंदर देखने को मिल जाएंगे, हैदराबाद के अंदर। पहले इसके मतलब पहले नहीं, सेबी और आरबीआई के हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलते हैं। बाकी IRDAI के मेंबर्स जो होते हैं वो रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं। ठीक है, आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर इनकी 10 मेंबर्स की एक टीम होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक चेयरपर्सन हो गया, 5 होल टाइम मेंबर्स हो गया एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हो गया। ये टोटल 10 मेंबर्स होते हैं एंड इन मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, बाकी और अगर हम बात करें IRDAI की बात करें तो लेट्स से जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चाहे वो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है या री इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको लाइसेंस देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? IRDAI की। प्लस क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज के अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, वो ये बताता है। आप लोगों को याद होगा हमने FSDC पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। वहाँ पे हमने नोटिस किया था कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होती हैं, है ना, एंड साथ साथ बहुत सारे और मेंबर होते हैं, जैसे RBI के होते हैं, ठीक है, RBI के जो गवर्नर हो गया, सेबी की तरफ से होते हैं, उसी तरह से IRDAI के भी मेंबर जो होंगे, जो उनके चेयरपर्सन होंगे, वो यहाँ पर इसके मेंबर होते हैं। बाकी इसके अलावा, ठीक है, शिकायतों का निपटारा करना, ये सब यहाँ पे काम हमें देखने को मिल जाएंगे। एक टर्म आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक टर्म कई बार न्यूज़ में भी आती है, बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस पता क्या होता है? कई बार ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बैंक भी ना ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट सेल करते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं बैंक एश्योरेंस। ठीक है, तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गए IRDA के फंक्शंस, राइट। एक और मुद्दा पता क्या उठता है? एक और मुद्दा उठता है कि FDI के बारे में। अब पहला आपके लिए ना सवाल है, ये आप लोग मुझे बताओगे, ये मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है, आप मुझे बताओगे कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर FDI कितना है? हाँ जी, लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको करंट अफेयर के साथ डिस्कस किया था, तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट से बताओगे, व्हाट इज द लेटेस्ट FDI। अब क्वेश्चन पता क्या उठता है? क्वेश्चन ये उठता रहता है कि यार FDI बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। ये कई सालों से उठता है, अब तो बढ़ गया है, बट कई सालों से उठता रहा है कि क्या FDI बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए। देखो, आप नोटिस यहाँ पे ये करना कि अगर किसी भी सेक्टर के अंदर FDI बढ़ता है तो क्या होता है, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे उससे कहीं ना कहीं रीच बढ़ती है, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, रीच बढ़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ते हैं, अलग अलग जोग्राफीज, अलग अलग एरियाज के अंदर हम यहाँ पे काम कर पाएंगे हमारी इंश्योरेंस कंपनीज। प्लस इससे कहीं ना कहीं इनोवेशन आता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग सर्विसेज आती हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी होल्डर्स को हम यहाँ पे कैटर कर सकते हैं, एंड इससे कहीं ना कहीं उनके पास जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनके पास जो चॉइस होती है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे जब FDI आता है तो बाहर कैसे काम चल रहा है, क्या क्या वहाँ पर टेक्निक्स हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना, उससे कहीं ना कहीं नोटिस कर पाओगे कस्टमर सर्विस जो है वो इंक्रीज होगी, एंड साथ ही साथ एक तरह से आप नोटिस कर पाओगे एक अच्छा एक्सपीरियंस भी कस्टमर के लिए हो पाएगा। इसके साथ ही साथ आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है ना, इससे फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएंगी, नए प्लेयर्स के लिए एंट्री और आसान हो जाती है। ठीक है, तो डेफिनेटली FDI बढ़ाने से ना, ये सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर की बात नहीं कर रहा, और सेक्टर्स में भी ये फायदे देखने को मिल जाते हैं। पर कई बार ना क्या होता है कि FDI बढ़ाने के कई चैलेंजेस भी हो जाते हैं। किस तरह के चैलेंजेस? देखो, चैलेंजेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं जब FDI बढ़ रहा है तो फॉरेन प्लेयर्स के पास ज़्यादा पावर आ रही है, ज़्यादा अथॉरिटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग होती है वो फॉरेन हैंड्स के अंदर चली जाती है। कई बार कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के अंदर अगर ये चीज़ हो रही है कि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बाहर जा रही है, दूसरे फॉरेन हैंड्स के अंदर जा रही है, ये उस कंट्री के लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय हो सकता है कि कल को कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं वहाँ पर वो फॉरेन एंटी के द्वारा। बाकी क्लेम रेशो को इम्पैक्ट कर सकता है, मतलब कि आप प्रीमियम तो पे करते जा रहे हो, पर कल को आपके जो भी आपने जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने इंश्योरेंस लिया था, कल को कुछ समस्या आ गई उसके रिगार्डिंग, मान लो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आप क्लेम करने जा रहे हो कि भाई मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, अब मुझे पेमेंट दे दो, तो फॉरेन एंटिटी हो सकता है कि आपको क्लेम आपको प्रोसेस ना करे, क्योंकि देखो फॉरेन एंटिटी आई है, कोई भी प्राइवेट एंटिटी आई, वो क्यों आई होगी? वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए आई है। और अगर कुछ ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज आते हैं कि क्लेम को वापस नहीं कर पाते, अब इंडियन कंपनी होगी तो कहीं ना कहीं सरकार काफ़ी कुछ कर लेगी, पर अगर फॉरेन एंटिटी ही डिसीजन मेकिंग ज़्यादा कर रही है, तो उसको सही ढंग से करवाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार रेगुलेट नहीं कर पाएगी, पर नोटिस आप ये करना कि अगर वो एंटिटी बाहर की है, तो हमारे ऊपर कई बार उतना कंट्रोल नहीं रह पाता, तो क्लेम रेशियो इम्पैक्ट हो सकती है। बाकी टैक्सेशन रिगार्डिंग इश्यूज़ आ सकते हैं यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम जब भी हम FDI बढ़ाते हैं किसी वस्तु के ऊपर, तो कई बार जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, ठीक है, ये समय-समय के ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज़ करती हैं कि यार सरकार एक तरह से फॉरेन के पावर्स ज़्यादा दे रही है ना? तो ये एक चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आप नोटिस कर पाओगे ये जो कंपनीज़ थी, इनका काम क्या था? दे वांट टू जनरेट व्हाट? दे वांट टू जनरेट प्रॉफिट्स। उनका काम क्या है? खूब पैसा कमाओ। अब होता पता क्या है? मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो प्रीमियम जा रहा है उस कंपनी के पास, वो पैसा कहीं न कहीं वो कंपनी अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रही है। अगर खूब पैसा आएगा, तो हो सकता है वो कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर दे।
गलत जगहों के अंदर भी इन्वेस्ट कर दे, कुछ रिस्की एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दे, ऐसा कुछ होगा, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर वो जाएँगे, तो हो सकता है मैंने जो पैसा एज़ अ प्रीमियम वहाँ पे पे किया था, वो बहुत ही रिस्की हो जाएगा। क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट वो रिस्की चीज़ों के अंदर कर रहे हैं, तो उससे मेरा पैसा कहीं न कहीं दिक्कत में आ सकता है, राइट? तो ये सब कहीं न कहीं समस्याएँ हमें देखने को मिलती हैं कि एफडीआई लिमिट बढ़ाने से हमें कुछ फ़ायदे हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, पर एफडीआई लिमिट बढ़ाने की वजह से कुछ न कुछ नुकसान या कुछ चैलेंजेस भी हमें सामने को देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों हमने 2 मेजर सेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, एक टूरिज़्म सेक्टर हो गया, एक हमारा इंश्योरेंस सेक्टर होगा। बहुत डिटेल में इन दोनों सेक्टर्स को अंडरस्टैंड किया। बाकी जो और सेक्टर्स हैं वो कहीं न कहीं करंट अफेयर्स में जैसे-जैसे आते रहेंगे, हम उनको अपनी प्रीलिम बूस्टर हो गया और जो कहीं न कहीं हमारी जो डिस्कशंस होती हैं, उनमें हम उनको टेक अप कर लेंगे, राइट? तो दोस्तों आई होप आज का जो सेशन था, हमने जिसमें सर्विस सेक्टर के बारे में अंडरस्टैंड किया, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।